बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर शो गपशप। और इसी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी अनम गौहर, और मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया मलिक, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर, और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन, और मैं हूँ आपका होस्ट यूनुस खान। कराची के हालात बहुत खराब है, स्ट्रीट क्राइम्स अपने उरूज पे हैं, बहुत मसले हो रहे हैं, इतने मोबाइल छिन रहे, इतने मोबाइल आ नहीं रहे पाकिस्तान में, कराची में जितने छिन रहे हैं। और अगर आ भी रहे तो पीटीएस इतने हो गए कि वापस जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की ये दिल की कहानी है, Exactly. दिल का दर्द है। लेकिन शेख रशीद अंकल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया या क्या कहा, वो मारिया बताएंगी। मारिया क्या कहा? शेख रशीद साहब ने कहा है अगर सिंध गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो हम रेंजर्स को तैनात कर देंगे कराची में। तालियां होनी चाहिए, तालियां बजाएं। क्या हो गया इतनी ठंडी तालियां? कराची के हालात है, अगर वो कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे, अगर सिंध हमें पता है सिंध ने करना नहीं है, करना, देखिए वही तो बात है, खुद कुछ नहीं कर रहे, दूसरा जो करना चाह रहा है उसको भी नहीं करने दे रहे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। When there is a will, there is a way. always and when there's with great power comes greater responsibility. ये स्पाइडरमैन का डायलॉग था। बट देखिए, ये तो सिंध पुलिस की बात कर रहे हैं ना, जो नाकाम होगी है स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने में। लाहौर पुलिस में क्या हो रहा है, वहां भी सस्पेंशन हो रहे हैं। एक अदद एसएचओ को लाहौर में सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने ऐसा क्या किया था, वो अर्शिया बताएंगी। जी। उन्होंने क्या किया, एक बर्थडे ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के ऊपर उन्होंने पर्दा लगा दिया, कपड़ा रख दिया, तो उसकी वजह से वो सस्पेंड हो गए। ये देख रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में बर्थडे पार्टी कर रहे थे। एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑब्वियसली वो कर रहे थे। और वो अच्छा देखें, कर रहे तो कर रहे, अब कैमरे को यूं देख रहे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बैठा हूँ, केक पड़ा हुआ है, अब मैं यहाँ से कोई कपड़ा उठाऊं और जाके कैमरे के ऊपर रख दूं तो मशकूक हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। बात तो पता चला बर्थडे पार्टी है, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन सस्पेंड हो गया, लेट्स सी इंक्वायरी होती है, फिर क्या होता है, क्या सोल्यूशन आता है, स्टोरी में क्या अपडेट होती है। बट मैं आपको ये बात बता दूं, पाकिस्तान जी टाइम आ चुका है, किस चीज का? हम हवाओं में उड़े। वाओ। नेक्स्ट मंथ आपको पता है 23 मार्च होती है, ठीक है, अभी तो फरवरी चल रहा है ना, नेक्स्ट मंथ 23 मार्च ही आएगी। जी जी बहुत सारी डेट्स भी आएंगी, लेकिन 23 मार्च भी आएगी। 23 मार्च ही सबसे खास और याद रखने वाली डेट क्या है। होता है उसमें, कुछ चीजें उड़ती हैं आसमानों में। औरतों की बात नहीं कर रहा, वो तो हर सेकंड उड़ रही होती है, उनको हल्का सा कहते हैं बहुत प्यारी लग रही है, उड़ने लग जाती हैं। बट मैं यहाँ पे फाइटर जेट की बात कर रहा हूँ, मैं फाइटर वाइफ की बात नहीं कर रहा, फाइटर जेट की बात कर रहा हूँ। अनम प्लीज बताइए। मैं आपको बताती हूँ कि सेमी स्टेल्थ फाइटर, पहले तो ये एक बात जान लें कि हमने पहले भी बहुत दफ़ा बात की है स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में। तो स्टेल्थ जो होता है वो होता है कि उसमें एक ऐसी कोटिंग लगी होती है कि अगर मैं दुश्मन की फॉर एग्जांपल मैं, ये यूनिस की टेरिटरी है और ये मेरी टेरिटरी है, मेरे पास सेमी स्टेल्थ और सेमी स्टेल्थ दोनों का बताती हूँ। तो मेरा जो जहाज़ है दैट इज़ स्टेल्थ। अब मैं अपना ये स्टेल्थ फाइटर जेट अपने दुश्मन की टेरिटरी में फेंकूंगी तो ये मुझे नहीं स्कैन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे जहाज़ के पूरे आउटर साइड पे एक ऐसी कोट हुई है जो दुश्मन अगर रडार फेंकेगा तो वो रेस को, उसकी रेस को मैं अपने जहाज के अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगी। वो रे इसलिए फेंकी जाती है कि पता चले कि जहाज इस वक्त कहाँ पे घूम रहा है। तो स्टेल्थ इज द बेस्ट फैल्कन फाइटर। आप नहीं पकड़ सकते, आपको नहीं पता चल सकता कि दुश्मन आया हुआ आपकी टेरिटरी में। तो सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट जो है चाइना हमें डिलीवर कर रहा है, और जहाज का नाम है J-10C, विच इज गोइंग टू बी बेटर देन F-16 फैल्कन फाइटर जेट। तालियां। हमें नहीं चाहिए F-16, हम J-10C से काम चलाएंगे, और बहुत अच्छा और बहुत बेहतर और मॉडिफाइड है और बहुत तेज भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन जहाजों से ज्यादा तेज कौन है? कुवैती गवर्नमेंट। ओके, क्या हुआ वहां पे? सना प्लीज। जी सना, क्या हो रहा है कुवैत में? जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले अरबी में कीजिए प्लीज। महाजा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सीरियसली कुवैत ने बहुत अच्छा जो है, मैं कहूँगी, इकदाम उठाया है। वो ये है कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि भारत के अंदर जो तजाद चल रहा है, मुस्लिम को स्पेशली वहाँ पर बड़ा टारगेट किया जा रहा है, हिजाब वाला वाकया भी हुआ। तो अब कुवैत के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की है, ये फैसला लिया है कि कोई भी कुवैत के अंदर बीजेपी का ना तो कोई कारकुन वहाँ आ सकता है, ना तो कोई मेंबर बीजेपी का वहाँ आ सकता है, और ना ही कोई पार्लियामेंटेरियन कुवैत जा सकता है। इमीडिएट बैन पड़ गया है बीजेपी को। अब रो आप बैठ के। कुवैत में देखिए, सिंपल सी बात है, कुवैत इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री और बहुत अच्छा वो टूरिज्म के लिए बड़ा है। टूरिज्म के लिए भी आएंगे, टूर करने भी आएंगे, तो हम आपको घुस नहीं देंगे। कुवैती वालों ने बहुत अच्छा स्टेप किया, ताली होनी चाहिए कुवैती गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अभी हालात थोड़े से खराब है। कहाँ के? पूरी दुनिया की। जी, अभी टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिजली की वजह से नहीं हो रही कि बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, नहीं, इससे वो तो बड़ी सिर्फ टेंशन है। पाकिस्तान में हो रही है। नहीं, हर जगह है, ऐसी बात नहीं है सना, ऐसी बात नहीं लेकिन है। जो स्पेसिफिक बिजली का है ना, वो पाकिस्तान में ज्यादा है। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको छोड़ देते हैं। हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं, ठीक है। अभी इमरान खान साहब रशिया के टूर पे हैं, 2 दिन के दौरे पे हैं, ठीक है।
यूक्रेन वालों ने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि आप जाके पुतिन को समझाएं, हमारी बात तो नहीं समझ रही है। तो इमरान खान साहब वो शायद बात करें ना करें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो वापस आ जाए तो फिर पता चलेगा क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूं कि रशिया पे अभी सैंक्शंस लग रहे हैं, पूरी दुनिया वाले कह रहे हैं कि इनको इनके साथ काम नहीं करना हमने। हाँ अनम प्लीज बताएं सैंक्शन किसने लगाया? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने लगाए 5 बैंक्स पे रशिया के सैंक्शंस कि हम अब फर्दर इनके साथ किसी किस्म का कोई भी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जैक्टली ये बैंक्स के आप नाम देख लें, उनका दिवालिया निकलने वाला है। ये तो सिर्फ बैंक्स पे सैंक्शन लगे, इंडिविजुअल लोगों पे भी लगा है। वो कौन से लोग हैं प्लीज बताएं अर्शिया। जी यूनुस, जो वहाँ के रिच लोग हैं उनके ऊपर ये चीजें जो सैंक्शंस लगाए गए हैं। बिल्कुल, और ये 3 लोग हैं, मैं इस पे टाइम भी नहीं लगाऊंगा, बहुत मुश्किल नाम है, रशिया के नाम बहुत मुश्किल है और मैं आई एम ओके विद इट। ये नाम आप खुद पढ़ लें, खुद पढ़े, खुद जाने, खुद याद करें, खुद रट्टा मारे। हैविंग कमिंग बैक टू माय पॉइंट, ये जो शैम्पू कंपनी वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, जो इनको हम कह सकते हैं बच्चा जॉनसन, बोरिस जॉनसन, बच्चा जॉनसन ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने आखिर क्या रीजनिंग मारिया? जी, उन्होंने ये बताया कि ये जो सैंक्शंस लग रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पुतिन की वजह से लग रहे हैं, क्योंकि हमने उनको कहा था बैठकर बात कर लें और उन्होंने हमारी बात नहीं बिल्कुल सुनी। टाइम ही नहीं है वो पुतिन के पास। बोला मैं नहीं बैठ रहा, जानी वो सोफा ला तो बैठूंगा, ये ऐसी सख्त कुर्सियों पर नहीं बैठूंगा। तो इस वजह से शायद नहीं किया, मे बी नॉट। बट सना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखें जो एक फुप्पो है पूरी दुनिया की, आप कह सकते हैं अमेरिका, वो क्यों घुसा, क्या किया, क्या हो रहा है, प्लीज बताइए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि आपको पता है कि ये जो इजाफी फौज का पूरा जो ये सिनेरियो था, उसके बाद दोनों ममालिक में तजाद जो है वो एक जंग छिड़ गई जी, है जी, जी। और अब वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही जी, है। जी, जी, जी। अब अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि आप जो है वो रशिया पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाए। उन्होंने क्या कहा, जितने भी मगरबी ममालिक हैं वो तमाम तर जो है वो तिजारती मामला जो है वो अब नहीं कर सकते अच्छा। रशिया के साथ। वाह। ये ऐलान किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ही ऐलान किया है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि आप ये देखें यूनुस, इसमें मैं थोड़ा सा हैरान भी हूं और परेशान भी हूं। हैरान इस चीज पर वो हूं कि लग रहा है आपको, मुझे। हाँ हैरान इस चीज पर हूं कि आपको पता है कि रशिया जो है वो तमाम तर यूरोपीय ममालिक को जो है वो LNG प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आपको पता है कि LNG जो है वो रशिया प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन के थ्रू पूरे यूरोपीय ममालिक को ना। जी, जी। अब मामला जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है कि अगर मगरिबी ममालिक जैसे अमेरिका कह रहा है कि हम पाबंदी लगा रहे हैं तिजारती तौर पर, अब इन्होंने भी, अब बाबा ने ऐलान कर दिया, बच्चों ने तो फॉलो करना ही है। अब जब बच्चे हैं वो बाबा के साथ मिलकर कोई ये चीज तिजारती जितने भी मामला है वो खत्म करेंगे, तो रशिया के पास भी तो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो अपना रखा हुआ है LNG। अगर रशिया भी बंद कर देगा जो 10% वो दे रहा है, तो फिर क्या होगा? देखिए मैं LNG का मतलब बता दूं जल्दी से आवाम को। LNG का मतलब है लंदन नोज गार्डन, नहीं वो दूसरा है। LNG का मतलब है लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है। एक्सपोर्ट्स कट करेंगे अमेरिका। Yes. ये एक्सपोर्ट्स की फोटो देखें, रशिया किस किस को एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना को ज्यादा कर रहा है 58 बिलियन से ज्यादा, ठीक है। और ये इसकी चीजें। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, देखिए यूएस ने कहा है कि अगर यूक्रेन में वॉर होती है तो कतर और जो यूएस है वो सपोर्ट करेगा यूरोपियन कंट्रीज को LNG, ठीक है। वो जो यूक्रेन में जो पाइपलाइंस हैं Yes. वो 10% बनता है बेसिकली। रशिया और भी कहीं सप्लाई कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, और भी पाइप्स जा रहे हैं, यूक्रेन के थ्रू 10% है। कतर और यूएस कह रहे हैं कि हम जानी संभाल लेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो 10%। लेकिन अगर पुतिन साहब ने बोला कि जानी हम गैस ही नहीं दे रहे, हाँ यूरोपियन कंट्रीज जो है ना उनका ये हाल हो जाएगा कि वो बायस ऑर्डर कर रहे होंगे, जैसे हम नहीं कर रहे होते सर्दियों में कि जानी कुछ पकाए तो ला दो, या होटल के चार्जेस, और वो जो पैंडा वाला ड्राइवर है वो आके दे रहा होगा खाना। तो ये यूरोपियन यूनियन के साथ हो सकता है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो सकता है। बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, मेरा सवाल आप लोगों से है, रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को, 1 स्टेप रह गया है, बस पुतिन ने ऑर्डर देना है, फौज आके खड़ी हो गई है, जानी हुक्म करो हम कूदी मारे। हाँ ये ऐसा हो रहा है क्या? मेरी नजर में अपना पहले बता दूं कि ये गलत है, कोई कंट्री किसी कंट्री पे इन्वेड ना करें। बट अनम, आई वांट टू नो समथिंग फ्रॉम यू, क्या ये जो इन्वेजन हो रही है ये इस दुनिया की पहली इन्वेजन है? नहीं यूनुस, मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी इन्वेजन्स हुई हैं। मोरक्को ने किया हुआ है वेस्ट सहारा को, फलस्तीन पे हुआ हुआ है इसराइलियंस की तरफ से इन्वेजन, जैसे कश्मीर पर इन्वेट किया है इंडिया ने। एग्जैक्टली इसी तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच भी एक कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, और अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पिन पॉइंट उनकी वॉर छिड़ ही चुकी है। यहाँ पे जंग माइंडसेट्स की नहीं है, यहाँ पे जंग रिसोर्सेज को लेकर है। एंड लेट मी टेल यू, जब भी जंग होती है तो भला किसी का भी नहीं होता, मासूम जाने जाती हैं, और जिन रिसोर्सेज के पीछे, जिन मादनियात के पीछे आप लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी तबाह बर्बाद हो सकते हैं। तो वी सपोर्ट एंड वी वांट पीस,
टेबल टॉक से बेहतरीन कोई चीज नहीं होती। एग्जैक्टली एंड हैविंग सेड दैट कि ये जितने भी कंट्रीज आप लोगों ने गिनवाए, यहूदी, इंडियन, मोरक्को, ये सब अमेरिका के अलाय हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे 2 दोस्त हैं, वो कत्ल करें किसी का, हाँ लेकिन अना मेरी दोस्त नहीं है और वो किसी का कत्ल करें, इसको सजा दो, इससे सब अपने ताल्लुकात तोड़ दो। तो ये वाली जो ड्यूल पॉलिसी ना ये करें। हम फिर कहते हैं कि वी आर कंडेमिंग जो रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को, जो पास्ट में हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल। इसी सवाल को लेकर हम जाएंगे कबर में, सॉरी ब्रेक पे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रशिया के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, लेकिन अभी जो है वो आते हैं पाकिस्तान की तरफ। और पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है वो एक, मैं कहूँगी कि पाकिस्तान को या पाकिस्तानी सियासी जमात को एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। उस शख्सियत के जाने से, उनके इंतकाल हो जाने से बहुत बड़ा एक जो है वो पार्टी को या पूरे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है सियासी जमातों को। मैं बात कर रही हूँ जी कि अभी रिसेंटली जो है साबिक वजीर दाखिला और सेनेटर जो है वो रहमान मलिक साहब इंतकाल कर गए हैं। 70 साल की उम्र में जो है वो इंतकाल कर गए हैं। और आप वजह सुनकर हैरान रह जाएंगे। क्या रीजन है? वजह यह है कि जिस चीज़ को हम सीरियस नहीं ले रहे हैं, हम तमाम लोग पिछले 2 साल से ज़ायद हो गया है, हम कोरोना वायरस को कहीं ना कहीं अभी भी हमें लगता है कि कोरोना वायरस जो है वो उसको हमने बहुत ज़्यादा लाइट लिया हुआ है, मजाक लिया हुआ है कोरोना वायरस को कहीं ना कहीं। लेकिन आपको पता है कि रहमान मलिक साहब, सबको पता है कि वो अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। अगर आप देखें बहुत एक्टिव मैं कहूँगी, उनकी खुद की शख्सियत थी, हर चीज़ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की। लेकिन क्या है, कोरोना वायरस बेसिकली उनको हो गया था और कोविड की वजह से वो हॉस्पिटल, अब आपको पता है कोविड की भी स्टेज होती है जब सीरियस जाता है, तो कोविड की वजह से वो हॉस्पिटल एडमिट हुए थे। और जब वो एडमिट हुए तो उसके बाद उनका जो कोविड था वो उनके लंग्स तक पहुंच गया। यानी कि कोरोना ने जो है वो उनके लंग्स को डैमेज कर लिया था पूरी तरह से, जिसकी वजह से रहमान मलिक साहब जो है वो इंतकाल कर गए हैं। और इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और क्योंकि पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने कारकुन थे, अल्लाह जो है वो तमाम तर रहमान मलिक साहब की जो फैमिली है उसको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जैसे कि आपको पता है हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इस चीज़ पर कि कुल्लू नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, तमाम नफ्स को जो है वो मौत का जायका चखना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सना, मौत बिल्कुल बरहक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात निगल गया, अपने साथ ले गया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो तमाम लोग, जैसे कि अभी आपने बात की इनकी, ये बहुत ही माशाल्लाह से फिट थे, एक्टिव थे, अपना बहुत ख्याल रखते थे, एक्सरसाइज करते थे। लेकिन मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग जो अपनी किसी चीज़ का कोई भी ख्याल नहीं रखते, उन्हें कुछ भी नहीं होता। ये एक बड़ी तल्ख सी हकीकत है। हाँ, लेकिन ये भी कह है सकते हैं आप। और ये सिर्फ मेरा अकेली का ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये तमाम यहाँ पे जितने आपको हम 5 मिलेंगे, हम सब 5 इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि मैं ये बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करी कि आप अपना ख्याल ना रखें। लेकिन जो भी बीमारी आ रही है, जो भी वेरिएंट्स कोविड के आ रहे हैं या और भी बहुत सारी ऐसी मूजी मर्ज आती हैं, तो उससे लड़ने के लिए जो भी उसकी एहतियाती तदाबीर हैं वो आपको पहले से अपने पास रखनी है, ताकि बेहतर तरीके से आप फाइट कर पाएँ उस लड़ाई से। अगर आप मेंटली रेडी होते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप अच्छे से उस चीज़ के साथ लड़के विन कर पाते हैं। कोविड तो अपने डिफरेंट वेरिएंट्स की शक्ल में अपना रूप बदलता रहेगा, लेकिन आपको भी यहाँ पे कोविड को मात देनी है। और जो भी उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं प्लीज़ वो सब लें, क्योंकि जान है तो जहान है और आपकी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं। वाह, आई जस्ट वांट टू से कि देखिए अभी कल ही सिंध गवर्नमेंट ने वो जो लॉकडाउन लगा हुआ था वो हटा दिया है, इंडोर डाइनिंग खोल दिए, आप जा सकते हैं, इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, जो इंडोर जो भी एक्टिविटीज को बैन किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो जाएं, ठीक है। मास्क फिर भी यूज करना है, सैनिटाइजर फिर भी यूज करना है, ख्याल करना है, अपनी डाइट अच्छी करनी है और घुसना नहीं है लोगों में। तो बस थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, बिकॉज क्योंकि केसेस हैं वो कम हुए, दैट इज द रीजन उन्होंने लॉकडाउन खोला है। बट दैट डजंट मीन जैसे ही इंक्रीज होंगे ना एकदम से फिर लॉकडाउन लग सकता है, तो बी केयरफुल, आप पे जिम्मेदारी है।
लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि जितने भी उन्होंने इवेंट्स वगैरह बैन किया हुआ था या लोगों का पब्लिकली मिलना मेल जोल कम किया हुआ था, अगर वो चीज़ें उन्होंने खोली भी हैं वापस से तो वो चेक करते हैं आपके कार्ड्स बाकायदा वैक्सीनेशन के, और मास्क के अभी भी वो सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए जा रहे हैं, तो उस चीज़ में कोई कोताही नहीं बरती जा रही, ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल ऐसा ही है ना। और आप देखें तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं या कोरोना था ही नहीं। एक तो होता है अंधे, ये होते हैं अक्ल के अंधे। बिल्कुल ऐसा ही है, और कहीं ना कहीं उनको कोरोना होके ख़त्म भी हो गया है, या उनके कुछ आसपास ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ, और हमारे आंखों देखी चीज़ें हैं। अब जैसे कि इन्होंने बताया, रहमान मलिक साहब की मिसाल हमारे सामने है, तो अक्सर हम जाते हैं मॉल वगैरह में तो हम देखते हैं कि वो हमें कार्ड के अलावा, वैक्सीन कार्ड आपके पास है तो वो हमें अंदर जाने देते हैं वरना नहीं जाने देते, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। तो मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मारिया। और जैसे कि आपने बताया है कि मॉल्स में भी जाते हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कार्ड दिखा कर भी चले जाते हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम कुछ भी नहीं दिखा रहे और उसके बाद आप जा सकते हैं, इजीली आप घूम सकते हैं। तो वही बात है, आप दूसरों के लिए जो है वो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। लेट सपोज आपने वैक्सीन नहीं भी लगवाई या आपने बूस्टर जो है वो नहीं लगवाए, तो आप लोगों को कितना जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 30,000 से ज्यादा लोगों को कोविड निकल गया है। तो प्लीज खुदारा अपना ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का, बच्चों का। तो प्लीज, अगर कोविड का आप लोग नहीं समझ रहे कि बहुत ज्यादा इसको लाइट लिया हुआ है कि आपने मास्क नहीं लगाना है, सैनिटाइजर यूज नहीं करना, तो प्लीज खुदारा अब चीजों को देख लें कि कितनी हाईलाइट हो चुकी हैं चीजें। अब तो प्लीज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। और लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग छोटी सी एक बात कि मैं 2 दिन पहले गई थी वीकेंड पे एक सैलून, तो वहाँ पे एक लड़की थी जो उनका स्टाफ होता है, तो शी वाज नॉट वेयरिंग अ मास्क ना। मैंने उनसे पूछा कि आर यू वैक्सीनेटेड, तो कहती कि बाजी हमने तो ना कहीं पाकिस्तान कराची से बाहर भी नहीं जाना, तो हम नहीं, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ रहा है अभी, तो हम वैक्सीनेशन लगा के करते ही क्या। लेकिन हुआ ये कि वो घर घर आके दरवाजा खटखटा के बोलते हैं कि अपना कार्ड दिखाएं, तो हमें लगानी पड़ी। ओके, यानी कि उनको अपनी हेल्थ लगानी पड़ी, यानी कि उनको अपनी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। एंड जस्ट टू टेल यू वन फैक्ट कि जो लोग कार्ड चेक भी कर रहे हैं ना, वो भी सही चेक नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अनम अपनी छोटी बहन का कार्ड लेके जा रही हैं, लोग नहीं देख रहे कि भाई ये है भी कि नहीं, कार्ड दिख रहा है, हाँ ठीक है आप जाएं। ये एक बड़ा जी हाँ यूनुस, वो फीवर चेक करने वाली मशीन से भी क्या करते हैं, आप जाते हैं बस ऐसे दिखाओ, तो वो क्या सही उसमें रिकॉर्ड आ जाता है कि वाकई में आपको अफेक्टेड है या नहीं है, क्या कुछ पता नहीं चलता? कि वो जो बंद होती है, वो गन्स है ना जो है वो तो बच्चे खेले वो अब किसी काम नहीं, कुछ टेम्परेचर चेक करने की जो डिवाइस है वो भी लोगों को सही ठीक से नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पर सीरियसली चेक करते हैं। उसका रीजन ये है कि एक बार मैं मॉल जा रही थी, वहां पर जो है मुझे फीवर हो रहा था तो मुझे नहीं जाने दिया मॉल के अंदर। कोइंसिडेंस, एक बार मैं भी मॉल में गया, वो संडे था, उन्होंने बोला फैमिली कहाँ है, मैं अकेला था, मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी, मुझे वापस जाना पड़ा। तो ये भी एक मसला है। आपको वैक्सीनेशन कार्ड तो चाहिए मॉल में एंटर होने के लिए, लेकिन आपको कोई लड़की भी चाहिए जो आप एज अ फैमिली दिखाएं और मॉल में एंटर हो फैमिली डे में। जी हाँ, ये बात तो है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि किसी लड़की का होना जरूरी है क्या फैमिली साबित करने के लिए? एग्जैक्टली सीरियसली इस बारे में 2 चीजें बहुत जरूरी है, ईमेल और फीमेल। बाकी भी बहुत सारी चीजें जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ब्रेक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो मेरे पास खबर है, मुझे लग रहा है कि इसको हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। ज़ाहिर है मेरे पास जो खबर है वो ये है कि जैसे कि अभी पिछले दिनों आप लोगों को पता है कि कितना मसला हुआ है भारत में हिजाब को लेकर, और वो लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं, बच्चियों को आने नहीं दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप हिजाब उतारेंगी तो आप क्लासरूम में बैठ पाएंगी या उस इदारे में आ सकेंगी, वरना नहीं। तो उसी में से एक लड़की जिसका नाम हज़ारा शिफा है, उन्होंने कोर्ट में अपील की है इसी हिजाब को लेकर। तो उनके घर वालों को टारगेट किया गया है, उसके भाई को मारा गया है, उनके वालिद का होटल था बिस्मिल्लाह के नाम से, उसको तोड़ा गया है। उस लड़की ने ट्वीट भी किया है कि हमारी प्रॉपर्टी को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, क्या हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? और आगे कौन होगा जो इस चीज़ का शिकार होगा? बहुत ही गहरी बात जो है वो कही है। ये हकीकत बात है। देखें ना, जिस तरह से भारत के अंदर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तमाम तर मुसलमानों को, और फिर ये कहा जाता है कि तालीमी इदारों में अक़लियतें जो है वो नहीं होनी चाहिए। नहीं सना, अभी कुछ दिन पहले यूनुस बात कर रहे थे, वो ये था कि सिखों को अब उनकी पगड़ी से भी रोका जा रहा है कि आप ये पगड़ी भी ना पहने। They have stopped them to vote। को इनके इलेक्शंस थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया, उनको बोला आप अपनी ये पगड़ी उतारें उसके बाद आए।
मगर यूनस, ये कितनी गलत बात है कि आप मजहब पर आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मतलब आपको क्या लेना देना। मतलब ये समझ नहीं आती कि उनके माइंड क्यों इतनी छोटी जगह पे हैं, क्यों नहीं समझ पाते कि आपके मजहब को तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना, आपकी किसी मंदिर में जाके या कुछ और चीजों को तो जाके डैमेज नहीं कर रहे ना, तो आप लोगों पे पर्सनली क्यों अटैक कर रहे हैं? Because मेरा ये of his समझ नहीं leader, आता। his leader is allowing it. एग्जैक्टली। मैं आपको बताता हूँ जितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे फ्रॉम द इंडियंस, मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर तबका है जो हिंदुत्व वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। उससे पता है क्या बात साबित होती है? दैट कायदे-ए-आज़म वाज राइट एंड गांधी वाज रॉन्ग। जिन लोगों ने फैसला किया पाकिस्तान आने का, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टीशन टाइम, वो सही फैसला था। और यहाँ के जो लोग हैं, आई एम वेरी अशेम्ड टू से दैट, कि एट टाइम्स वो बोलते हैं क्या ये मुल्क क्यों बना, ये क्यों हुआ। अगर आप वहां होते और आपकी बहन को घेरा जाता और बोलता है कि आप बोले भाई वो फलाना चैंट बोले हिंदू का, या आपके अब्बू के होटल को तोड़ देते, तो आप पे क्या गुजरती। आई जस्ट वांट टू से वन लास्ट थिंग, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है कि हम सब हाथ उठाएं और दुआ करें कि वो जो सांप है उसको कोई कुचल दे। बिल्कुल, सांप भी जो है वो इंशाल्लाह कुचल ही जाएगा। हर चीज़ की एक इंतहा होती है, वक्त पर हर चीज़ खत्म हो ही जाती है, हर उरूज को जवाल है, तो ये भी हमेशा याद रखना चाहिए। मैं एक चीज़ कहूँगी, बहुत गहरी बात है। वो गहरी बात ये है, आपने पार्टीशन की बात की ना, आपको याद होगा कि अगर आप 1947 का ओवरऑल जो दौर है वो अगर पढ़े ना, तो जब दो कौमी नजरिए रखे थे, उस वक्त जो सिचुएशन थी, अभी वही हालात भारत के अंदर है। जी, उस वक्त हिंदुस्तान जो है वो उसका नाम बेसिकली हटा था। हिंदुस्तान टूट कर जो है वो दो मुल्क बन गए थे, एक पाकिस्तान बना था, एक भारत बन गया था उस वक्त। लेकिन क्या उस वक्त मुसलमानों ने जो है वो तमाम तर यकजा होकर एक कौम बनकर अपने लिए खुद जो है वो आवाज बुलंद की थी। अभी भी अगर भारत के अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो जाए, जिस तरह से आपको पता है सिखों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था अपने हुकूक के लिए, जो किसान है वो निकले थे, अगर इसी तरह से तमाम तर जितनी भी कम्युनिटीज है वो एक साथ हो जाए और आवाज बुलंद करे। कौन कहता है मुंबई महाराष्ट्र नहीं टूटता? नहीं देखिए, हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते, बट ये खुद ब खुद होगा। आई टेल यू व्हाई। सिख खालिस्तान पे लगे हुए, ठीक है, क्रिश्चियंस के साथ जुल्म हो रहा है और भोपाल में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। आप नॉर्दर्न चले जाएं, जो चाइनीज टाइप के लोग हैं जो यूं आंखें, उनके साथ भी जुल्म हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया टूटेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इंडिया के जो इंडियंस हैं वो इस इंडिया को खुद तोड़ेंगे। इंडिया नहीं टूटे, बट इंडिया की अकड़ और इंडिया का गुरूर जो है, बेबुनियाद बेवजह का फालतू का जो आपके टैंट्रम्स हैं वो टूटने चाहिए। क्योंकि ये आपके फालतू के नखरे, जो मैं एक सही बात बताऊं, ये मेरा नजरिया है, यू गाइज माइट बी डिसएग्री विद दिस। मोदी साहब को आप खुद ही वोट दे के अपने मुल्क का हुक्मरान बना रहे हैं। अब जब भी उनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो आपके पास फिर से एक सेकंड अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप अपने मुल्क के हालात बेहतर करें। उनको कौन वोट करता होगा? मुझे लगता है आरएसएस, जो उनकी बड़ी फेवरेट पर्सनल फेवरेट है, और उनकी जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, यही दो ग्रुप हैं जो सर चढ़ के नाच रहे हैं। और सब नहीं, क्योंकि सब खुद ही ठप्पे मार रहे होते हैं। सारे लोग ऐसे नहीं है सना कि हम बोलें कि सारा ही हिंदुस्तान का, पूरा भारत की सारी अवाम खराबे नहीं है। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं और वो इस तरह की ज्यादती और जुल्म करते हैं। सिर्फ इंडियंस को हटा के कायदे-आज़म साहब ने जो बात की थी वो बड़ी सही बात की थी कि जो भी अपने मुल्क से हट के कहीं भी और रहेगा उसको जिंदगी भर अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ेगा, और वो मर जाएगा लेकिन फिर भी लोग नहीं मुतमईन होंगे। तो मोदी साहब जो हैं वो इसी तरीके से अपना दनाते फिरते रहेंगे। और मुझे लगता है कि एक अच्छा लीडर चाहिए मुल्क को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। जब तक पढ़ा लिखा मुल्क नहीं होगा तो पढ़ी लिखी कौम नहीं होगी। अच्छा हुक्मरान होगा तो ही मुल्क को अच्छे तरीके से लीड कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं वो वाले इंडियंस, जो वो हमारे मुस्लिम भाई जो इंडिया में रहते हैं, ये मेरा उनको एक मशवरा सा है, मशवरा समझ लें, लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, कि आप जब नेक्स्ट टाइम वोट करें तो सोचें समझें फिर वोट करें। मुझे और वोट लाजमी करें। क्यों? आई एम सो सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, लेकिन अगर आप वोट ना भी करें, ये सोचें, जैसे यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम वोट नहीं करें, क्योंकि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आप नहीं करें, आपके हिस्से का वोट फिर भी जा रहे, तो क्यों आप जाके वोट डाल ही दें, तो ज्यादा बेहतर है। अनम, आपको ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती वोट भी लिया जाता होगा वहां पर? यानी लिया जाता होगा जैसे ये कर रहे हैं, मतलब अपने लोगों के साथ, मुसलमान लोगों के साथ जो ज्यादतियां कर रहे हैं, आपको नहीं ऐसा लगता कि उनके साथ जब वो वोटिंग का टाइम आता होगा तो कितनी आई मीन फसाद और झगड़े कितने होते होंगे? उस टाइम बहुत ज्यादा कशीदगी बढ़ जाती होगी। जब ये
मासूम लोगों पे स्कूल्स में जाके गलत नारे लगवा सकते हैं अपने रिलीजन के, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कोई अनम। तवक्को और नहीं रख आपने सकते हैं। अभी ये भी देखा होगा कि मुस्कान जो है उन्होंने ये कहा था कि मुझे इतना हाईलाइट मत करें। मतलब वो बंदी डर रही थी कि मुझे इतना Exactly. हाईलाइट ना करें कि मेरे घर वालों तक वो चीज पहुंचे। तो अब इसी तरह से वो केस हमारे पास आया है शिफा वाला, कि उसने केस दर्ज किया है और उसके घर वालों पर बात आ गई है। वाकई में यूनस, और ये जैसे कर रहे हैं ये इनको रिप्लाई भी मिलेगा, मगर वही बात है सब्र और तहम्मुल। देखें, आप लोग भी देखिएगा और लोग भी देखेंगे कि इनके साथ क्या होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो है तशद्दुद करते हैं, मस्जिदें जला देते हैं, कुरान पाक को जो है डिसरिस्पेक्ट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ज़रूर इनको दिखाएंगे। वही बात है, अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है, और जब वो चलती है तो फिर जो है भागने की जगह भी नहीं मिलती। और जिस दिन इंडिया में, भारत में, पड़ोसी मुल्क में जो है हमारे मुसलमान भाई जाग गए ना, तो फिर आप लोगों की खैर नहीं है। नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखें गुजरात में जो हुआ, एवरीबडी नो हु इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मोदी सांप ही था, ठीक है, उसी को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जब वो गुजरात में था पावर में, तब उसने वहां पे मुसलमानों का कत्ल गारत किया। तो आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नहीं करता? वो नफरत है उसके अंदर अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट एवरी अदर रिलीजन। बाकी religions ही भी। थिंक्स कि हिज रिलीजन इज सुपीरियर। आई रिस्पेक्ट, हमारे मजहब में सिखाया गया है कि हम किसी के मजहब को डिसरिस्पेक्ट ना करें, बट उनके मजहब में आई डोंट नो सिखाया कि नहीं सिखाया, या ये नहीं सीखा। ये जो एक नालायक स्टूडेंट होता है ना, ये वो वाला बंदा है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि देखिए, आप मस्जिद जलाएंगे, ठीक है, आप औरतों के हिजाब हटाएंगे, आप लोगों के बिस्मिल्लाह के नाम वाले होटल तोड़ देंगे, लेकिन रिएक्शन भी आएगा। फिर ना बोलेगा कि ये टेररिस्ट हैं, ये हमारे मंदिर जला रहे हैं, ये हमारी औरतों की साड़ियां जला रहे हैं। देखें, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले दिनों में मैं एक डिसिप्लिन वाला एक टॉपिक लेकर आई थी। Yes. आज भी मेरे पास यूनिक किस्म का एक टॉपिक है, जो कि यू आर यूनिक, यू आर ब्यूटिफुल, I am यू आर Yunus. स्पेशल। Okay. तो काफी सारे लोगों को पता नहीं होता कि आप लोगों के अंदर कितना टैलेंट है, कितने खूबसूरत हैं, कितनी सारी चीजों को आप ग्रैब करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप अपने इतने अच्छे काम कर सकते हैं। वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। प्लीज। यूनस, काफ़ी सारे लोग होते हैं कॉम्प्लेक्स का जो है वो शिकार हो जाते हैं और कहते हैं कि जी मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, मेरा रंग काला है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इतनी एजुकेशन नहीं आती, मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है। वो क्या होता है, वो आप होते 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 डाउन हो जाते हैं, फिर आप कभी अपने गोल्स तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आपको पता ही नहीं होता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, आप चले जाते हैं डीप डिप्रेशन में। यप, गोल्स तक जाने का एक ही तरीका है अर्शिया, अ वेरी सिंपल शॉर्टकट टू रीच योर गोल डायरेक्टली। किसी को ना सुने, कान बंद कर लें, यू विल गो डायरेक्टली टू योर गोल। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने कान बंद कर लिए, अगर कान खुले रखे, तो आप जो करना चाह रहे हैं कुछ भी नहीं कर नहीं पाएंगे। अनम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दूसरों की बात सुनते हैं और आप दूसरों से कुछ सीखते हैं, तो ये इससे बड़ी और कोई आई एम सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, सीखना इज एन एक्सपीरियंस, किसी से मैं सीख। लेकिन वो लोग जो आपकी एनर्जी, योर गोल्स, योर मोटिवेशन का लैक करने के लिए आ जाते हैं कि ये ना करें, अच्छा नहीं, आप लेकिन नहीं कर ऐसा नहीं है सकते। कि आप कान बंद कर, एक ही कान बंद चीज है, करके- आप दोनों की चीजें मैं आसान करती हूँ। बॉल ले, बॉल को पकड़कर एंड तक जाए, गोल आपका ही होगा। आपने अगर कभी एक कामयाब इंसान की स्टोरी या किसी फिलोसोफर की सुनी हो, तो व्हाट दे यूजुअली से कि जब भी आप कामयाबी की राह की तरफ निकलते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग रास्ते में मिलते हैं विच ट्राइज टू पुल यू बैक, ठीक है। तो आपको उन लोगों को निगलेक्ट करने, कंप्लीटली इग्नोर, जैसे कि वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। Yes. बिल्कुल This is I'm trying to say. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। कामयाब होने के लिए आपको दो चीज़ों को चूज करना पड़ेगा, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। मैं आप लोगों को बताती हूँ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि आपका माइंड बहुत स्मार्ट होगा तो आप हार्ड वर्क कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज ऑटो वाला है, मैं वैसे एक मिसाल दे रही हूँ, बहुत सारे हार्ड वर्कर जो हैं वो काम करते हैं लोग। मैं सिर्फ एक लेट्स सपोज दे रही हूँ कि आप एक ऑटो चला रहे हैं, वो स्मार्टली नहीं चल रहा, आपकी डायरेक्शंस पे चल रहा है, Yes. तो वो हार्ड वर्क कर रहा है। स्मार्टली चलेगा तो वो बहुत बड़ा जो है वो बिजनेसमैन बन सकता है। उर्शिया, मैं इस पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी, अक्सर हमारे सामने आ रही होती है। वो ये है कि अगर हार्ड वर्क करने से ही सब कुछ हो रहा होता या आप बहुत अच्छे या बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते, तो गधे से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होता। Are you trying वैसे to वो say है। don't do hard work? नहीं, ऐसा नहीं है। स्मार्टली खेलें आप। बिल गेट्स
एलन, जेफ, सबने दे वर्कड रियली हार्ड इन देयर Exactly. लाइफ। दोनों चीजें जो है वो Smart. स्मार्ट होंगे तो hard one, work. you have to do लेकिन both of the गधे things. के गधा काम कर रहा होता है, उसका दिमाग नहीं Gada, होता। Gada is not human. End of this debate. Okay, continue. Okay, okay. But नहीं, there are नहीं, so बहुत many- सारे लोग- there are so many humans जो are गधास। जी। Exactly. ये acceptable है। यही मैं कह रही Okay, अगर हम लोग गधे से बाहर निकले तो मैं कुछ आगे जरूर बात करना चाहूंगी। लेट्स सपोज आपको एडवाइस लेनी है, किसी से भी लेनी है, बट मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि आप किसी मैच्योर पर्सन से लें या आपके जो बहुत क्लोज है, लेट्स सपोज आपकी बहन है, भाई है, बाप है, मतलब कोई भी वट कोई भी आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट करता है जो कि पॉजिटिव है, उससे एडवाइस हमेशा लिया करें। ये नहीं सोचा करें अच्छा जी मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें खुद से नहीं बना लिया करें। मैं कहती हूँ कि आपको एडवाइस ले लेनी चाहिए जहां से अच्छी एडवाइस मिले। तो अच्छे मेंटोर्स भी तो नहीं मिलते ना, पैसे देने नहीं, पड़ते कहते हैं हैं। मशवरा तो दीवारों से भी कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली कुछ मतलब गलत होने फिर से लोग पागल कहेंगे। नहीं, कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते सुन हैं। रहे हो, ये कलर अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, आ जाते हैं जी सेल्फ लव पे। बहुत सारे लोग होते हैं कि जी मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करता हूँ, दुनिया की कोई परवाह नहीं है, खड्डे में जा रही है, कुछ भी हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं होती। बट ये गलत है। करें, मोहब्बत करें, अपने आप को हाँ। खूबसूरत दिखाएं, बट इर्द गिर्द लोगों को भी देखें कि वो आपके साथ, हो सकता है आपको सामने वाली चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, आप उससे कुछ सीख लें। तो कभी कभी इंसान को यार ये मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, यार ये मेरे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन- अपने आप पे जो है वो लेकिन काफी- आपका ड्रेस सच में अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। तो मतलब काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं कि अपने आप के ऊपर नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन मुझे अगर ऐसा लोग लगता मोदी है। साहब जैसे मुनाफिक हो तो उन पे तो नहीं देखना डेफिनेटली चाहिए। उनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, और मुनाफिकत तो बहुत बड़ी बात है, उनके तो बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ लव। मैं आपको जल्दी से एक स्टोरी बताता हूँ, बिकॉज गोल की बात हो रही थी, वो बात बहुत आगे निकल गई, मैं पीछे खींच के ला रहा हूँ। जी जी please। मेरी स्टोरी रह गई थी। एक बंदा था, माउंट एवरेस्ट टाइप की कोई आप समझे हिल है या कोई माउंटेन है। मुझे लगा हाइट थी। नहीं, एक माउंटेन है, उस पे वो चढ़ रहा था। ओके। बहुत सारे लोग रास्ते में मिले जो फेल हो चुके थे उस माउंटेन को क्लाइंब करते हुए या उसकी हाइट पे पहुंचने के लिए, पीक पे। तो वो चल रहा है, भाग रहा है, लोग मना कर रहे, तुमसे नहीं होगा। गोल को उसने अपने लॉक किया हुआ और जा रहा है। इधर से लोग बोल रहे हैं, उधर से लोग बोल रहे हैं, वो नहीं सुन रहा। वो पहुंच जाता है। तो वहां पहुंच गया, मीडिया आ गए, उन्होंने उससे पूछा कि आप कैसे पहुंचे, इतने सारे लोगों ने तो आपको मना किया था कि आपसे नहीं हो सकता, हमसे नहीं हो रहा, हम 10 साल की ट्रेनिंग लेके बैठे हुए, हमसे नहीं हो, आपसे कैसे हुआ? वो बहरा था। वो बहरा था। मैंने शुरू में ही बोल दिया उसने था। सुना नहीं था। ये जो लोग हैं आज के जमाने में, अगर हम बात करते हैं तो एवरी मैन और वुमन इज गोइंग टू पुल योर लेग। एग्जैक्टली। ये कोई नहीं, आज के जमाने में हसद बहुत है। कोई नहीं चाहता कोई मुझसे ज्यादा कामयाब हो, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो, लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। आज के जमाने में मेजोरिटी अराउंड 90% ये केसेस हैं। यूनुस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि हर एक इंसान जो है अपने आप को ब्लेम करता है, ये मुझसे नहीं हो सका या मैं कर नहीं सका, और फिर लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो प्लीज हर इंसान नहीं करता, मैं नहीं करती। काफी सारे लोग करते हैं। हम लोग blame करते हैं ना आपको। ओके वाकई में, और जितना भी टैलेंट है वो अपना जो है वो बाहर लेकर आए। अच्छा, एक और पॉइंट पे बात करूंगी, गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि कम करना चाहिए, करो मगर कम करना चाहिए। काफी गुस्सा हराम है। एग्जैक्टली। इसीलिए कहा गया है। एग्जैक्टली और काफी सारी चीजें जो हैं वो आपकी गुस्से में जो निकल जाती हैं, जो कि काफी सारे लोगों के लिए नुकसानदेह भी होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो माँ बाप के साथ गुस्सा करते हुए देखे हैं, और कितनी बुरी बात है कि माँ बाप जो हैं वो आप लोगों के लिए कितना मतलब मेहनत करते हैं और कितनी चीजों के ऊपर वो आप लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो प्लीज मैंने ऐसे जो बच्चे देखे हैं, प्लीज वो गौर से ये वाला क्लिप लाजमी देखें कि प्लीज माँ बाप को परेशान मत करें, क्योंकि जब उनके दिल से बददुआएं निकलती हैं ना तो वो बहुत ही बुरी होती है। हकीकत बात है, So- अपनी जन्नत हराम करना है अपने ऊपर अगर किसी ने माँ बाप को तंग किया ना इस दुनिया में। एग्जैक्टली और प्लीज रियलिटी को एक्सेप्ट करें। जो लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, इमेजिनेशंस में रहते हैं, तो प्लीज उनसे भी जरा प्लीज बाहर आ जाए। रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि आप लोगों की जिंदगी में क्या चीजें हैं। लेकिन उर्षा भी वो आ गई है ना मेटावर्स, तो भी लोग नहीं करते हकीकत में। I know, मगर ख्याली में ही चले गए अब। मगर पूरी काफी दुनिया ही सारी- आगे ख्याली होने वाली है। बिल्कुल ठीक कह रही है, मगर मैं कहती हूँ कि काफी सारे लोग जो है ना वो इमेजिनेशन में ना अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। आप कह रही है सुनहरे बाग ही ना देखें, प्रैक्टिकल अप्रोच करें, काम भी Exactly, करें, क्योंकि ख्वाब exactly. पूरा करने के लिए सुबह उठ के नींद आपको तोड़ के उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो ही वो ख्वाब हकीकत में बदलेंगे। हकीकत बात है ना। लेकिन मैं एक चीज पर बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, मैं बहुत सारी चीजों पे बिलीव करती हूँ, लेकिन इस चीज पर भी बिलीव करती हूँ कि ख्याल जरूरी है। आई डोंट बिलीव यू।
मैं करवाना भी नहीं चाहती। ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन ये है, अफलातून जिसके बारे में मैं हमेशा जी, बात जी, भी जी। करती हूँ, अफलातून ने हमेशा एक चीज, अच्छा उनकी एक ख्याली दुनिया थी, लोगों ने उसे पागल कहा। स्टार्ट में लोगों ने कहा कि ये पागल है, इसकी अलग एक ख्याली दुनिया है। लेकिन पता है क्या है, जब तक एक ख्याल आपके दिमाग में नहीं होगा ना, आप नहीं कर सकते। जब भी हम कोई नई चीज बनाने के लिए जाते हैं, करने के लिए जाते हैं, आपका क्या होता है, बचपन से हम क्या करते थे, आपको याद होगा, बचपन में हम डॉक्टर खेला करते थे। बचपन में हम सरहदों की एक होता है ना रखवाली करने का खेलना करते थे हम लोग। सो जब तक एक ख्याल आपके दिमाग में नहीं होगा, तब तक कोई काम आप नहीं कर सकते। वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली। वर्क स्मार्ट एंड प्ले हार्ड। कीप ग्रोइंग। और जैसे कि अपने अंदर जो भी टैलेंट हैं, जो भी स्किल्स हैं, प्लीज़ उनको जो है वो प्रैक्टिस करते रहा करें। क्योंकि लेट सपोज मेरे पास राइटिंग का जो है वो टैलेंट है, तो मैं राइटिंग करती रहूँ, आपकी जो है वो राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको गाने का शौक है, आप प्रैक्टिस करते रहें, कभी ना कभी तो आपको मौका मिल ही जाएगा। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में कहीं पर भी स्टॉप मत हो जाइएगा। लेट सपोज कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, ठीक है, जैसे कि मैंने घर अचीव कर लिया है, जॉब अचीव कर ली, इसके बाद मैं सुकून से बैठा हूँ, अब मुझे कुछ करने की जरूरत जरूरी है। एग्जैक्टली। आपके अंदर वो जुस्तजू होना बहुत जरूरी है, और लाइफ में कुछ नया होना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं कुछ कहना चाहता जी। हूँ। आपने सबसे सवाल किया वर्क हार्ड और वर्क स्मार्ट। Yes. आई विल आंसर यू कि इट्स ये दुनिया है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। द लाइफ लाइज इन द ग्रे एरिया। तो एट टाइम्स आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है, एट टाइम्स आपको वर्क स्मार्ट करना पड़ता है। Yeah. अगर मैं आपको बता दूं सक्सेसफुल बस बिजनेसमैन, आई जस्ट क्विकली से इट कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी वो नॉलेज से हो सकता है, पैसे से हो सकता है, वो इज्जत हो सकती है मुआशरे में, इखलाक। वो कैसे हो सकता है? जब आप छोटी लड़ाइयां लड़ना छोड़ देंगे, Yes. आप बड़ा आदमी बनेंगे। मैं इधर बैठा हूं, यार मेरी चाय नहीं आई, यार ये छोटी लड़ाई छोटे लोगों के लिए है। बड़े लोगों की लड़ाई जो होती है वो मुल्क के लिए है, वो मजहब के लिए। ब्रेक का टाइम हो गया, तो प्लीज आप ब्रेक ले लीजिए। बिल्कुल ब्रेक का टाइम हो गया है। और जो बातें आज मैंने आप लोगों के साथ की है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद भी करेंगे। सो हमारे पास एक यूनिक सा ब्रेक है, मिलते हैं यूनिक वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टाइम हुआ जाता है वॉइस नोट का। अगर आप चाहते हैं कि आपका वॉइस नोट इस शो में चले, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ये रहा, इस पे कांटेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इधर आएँ और परफॉर्म करें, तो वापस दे रहे हैं, कॉल करें, कांटेक्ट करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वॉइस नोट की जानिब। जी वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है और मैं नाज़िमाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे असल में मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं आपका शो जो है ना बहुत दिल से देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरी वाइफ भी जो है वो आपका शो देखती हैं। मुझे दरअसल आपको पता है ना, उम्र का एक हिस्सा आता है जिसमें बीमारियां जो है वो आपको आगे घेर लेती हैं। तो जब बीमारियां घेर लेती हैं तो फिर रास्ता जो है वो डॉक्टर का होता है। तो मुझे आप लोगों से ये बताना है, यानी आपको, कि ये जो डॉक्टरी का जो पेशा है ये बड़ा ही नोबल पेशा है। इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप फीसेस जो हैं वो ना लें, लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं, आप लोगों का क्या ख्याल है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये डॉक्टर्स हैं इतनी ज़्यादा पर विजिट की फीसेस लेते हैं, क्या ये जायज़ है, क्या ये मुनासिब है? प्लीज़ इस पे ज़रा बात कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चार्ज बिल्कुल ना लें, मतलब बिल्कुल लें आप, लेकिन इतना ज़्यादा ना लें, 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार पर विजिट, जो कि अफोर्डेबल नहीं होता किसी के लिए भी। तो ज़रा प्लीज़ इस पे रोशनी डालिएगा। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल किया आपने हारून साहब। और आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहता है, और मौसम की वजह से तो आपको पता है, गर्मी सर्दी कभी भी कुछ भी हो जाता है, खांसी हो जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जाहिर है आपने डॉक्टर के पास जाना होता है, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लोगों को भी शायद कभी ये चीज़ आपने नोट की होगी कि पहली बार में आप ठीक नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना अच्छा डॉक्टर होता है वो आपको जरूर ये कहेगा कि कल आकर फिर से चेक करवाइएगा, या नेक्स्ट वीक आ जाएगा जी फॉलो नेक्स्ट वीक, बिल्कुल अगली डेट जरूर आपको मिलती है। और जो अगली डेट मिलती है उसमें फिर उससे ज्यादा रकम आपको उनको देनी पड़ती है। तो मुझे जहां तक लगता है आपको फीसेस बिल्कुल लेनी चाहिए। जाहिर है उन्होंने भी अपना घर चलाना है, इतनी महंगी पढ़ाइयाँ की उन्होंने, तो किस लिए की होंगी, इसीलिए की होंगी। लेकिन गरीब लोगों का भी ख्याल रखें। जितना अच्छा डॉक्टर होगा उतना महंगा डॉक्टर होगा।
ट्रू ट्रू। मारिया, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि जब मैं बीमार होती हूँ, लेट सपोज कभी साल में एक दफा बीमार हो जाता है बंदा, तो मैं लकी और वेरी लकी, सीरियसली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो सिनेरियो ये होता है कि मैं सोचती रहती हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ फीस की वजह से नहीं जा पाती कि क्या अपने ऊपर खर्चा करना है, घर के कोई ना आप कोई मुझसे टोटके ले लें, आप चली जाए प्लीज। नहीं, ये बहुत बड़ी बात की इन्होंने। अक्सर आप देखें तो हमारी माएँ या हमारे बड़े ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं हम ठीक हो जाएंगे, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जाती नहीं, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा बुखार हो जाता है या नहीं संभल रहा मुझसे या नहीं ठीक हो रहा, तो फिर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, और फिर इतनी भारी भारी जो है वो फीसेस देनी पड़ती है। एंड इनफैक्ट 3-3 हज़ार रुपये भी फीस देनी पड़ती है अगर आपने किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है तो। प्लीज़ खुदारा जो है वो आप रहम खाएं गरीब लोगों पर, कि अगर आप देख लिया करें उनकी हालतें या उनकी सिचुएशंस आप देख लिया करें कि अगर एक इंसान है वो आपके पास रिपीट हो रहा है और उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही, तो थोड़ी सी आप रियायत कर दें। लेट सपोज आपकी 3,000 रुपये, तो आप 1,000 रुपया कर दें ताकि वो बेचारा ठीक तो हो जाए, या तो फिर उसको ऐसी मेडिसिन दे दें कि वो एक ही विजिट में ठीक हो जाए। नहीं देंगे, उसी से तो उनका काम चल रहा है, कारोबार आप चौपट करवा रही हैं उनका। बिल्कुल, आप इस चीज को कारोबार बना लेंगे तो फिर ऑब्वियसली। और कहते हैं कि डॉक्टर और लॉयर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये इनका रिश्ता बड़ा गहरा हो गया है, क्योंकि अब लॉयर्स के बाद डॉक्टर भी तारीख पे तारीख वाला गेम खेल रहे हैं हमारे सही साथ। कह रही हैं आप। और दूसरी बात ये हो गई कि फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आ जाती है जी, उसमें भी बड़ा लूटते हैं कि आपको मतलब पैसा इन्होंने छापना ही छापना है, उठने की जहमत ना करें, हम फोन पे बैठे बैठे बताएंगे आपको क्या बीमारी है, वहीं से महंगी सी दवाई लिख के देंगे। और ये लॉकडाउन में हुआ था, लॉकडाउन में रिवाज ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। तो एप्स भी आ गई जी, और लोग कहीं ना कहीं यूज टू भी हो गए। कोई भी टेक्निक को आप कितना भी मॉडर्नाइज्ड कर दें, लेकिन इन द एंड जो उनका मोटो है नोट छापने का, वो छाप रहे हैं। तो स्टेट बैंक में क्यों नहीं चले जाते? वहां पे उनको पैसे खुद प्रिंट करवाने पड़ेंगे ना, यहाँ उन्हें प्रिंट होके मिल रहे हैं और सिर्फ सीधा अपनी जेब में जा रहे हैं। फिर बाकी दारों में तो टेबल के नीचे से मिठाई की मांग होती है, फिर वो हिस्सेदार आ जाते हैं, फिर वो चीजें बंटना शुरू हो जाती हैं। सरकारी इदारे होते हैं, वो चाहते हैं उनका हक उनके पास रहे। अच्छा, हमें भी पता है। अगर ये हो गया तो प्लीज आगे चले। हाँ, चले आइए। मुझे पता है आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, सबका पर्सनल फेवरेट है, लेकिन आप बैठ जाए, सबका नंबर आएगा। अच्छा, ये जैसे कहते हैं ना कि ऊंचे नाम और फीके पकवान हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे महंगे बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो ये हमारा इलाज होगा। अगर आप किसी नॉर्मल क्लिनिक में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छे ही डॉक्टर्स बैठे होते हैं। एक तो ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन था, ये भी मैं बताना चाह रही थी लोगों को कि अगर आपको लगता है कि एक्सपेंसिव में आप नहीं जा सकते, तो जो भी आपका एक एरिया का क्लिनिक होता है आप कम से कम वहाँ दिखा दें जो आपकी ईजी ऑन पॉकेट हो। और एक और बड़ी यहाँ पे पते की बात बताऊं कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है फार्मास्यूटिकल्स वालों के साथ, और उनको ऐसा दवाइयों पे पैसे मिलते हैं कि जैसे हमारे शूट्स में होता है ना कि आप मॉडल आइए तो आप अपनी दोस्तों को रेफर कीजिएगा, आप किसी ब्रांड की दुकान पे चलेंगे तो आप अपनी बात अपने जी कम्युनिटी वालों को यहाँ पे भेजिएगा, तो ये उस तरह की सीरियसली कमीशन मिलता है? मुझे आज तक किसी ने कमीशन नहीं दिया। और अनम, दूसरी चीज ये है कि नॉर्मल डिलीवरी तो होने ही नहीं देते, सी सेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और अपने जितने भी स्टाफ को पहले से उन्होंने ट्रेनिंग दी होती है कि आपने नॉर्मल डिलीवरी जो है वो आपने बताना ही नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। बताएं कि जी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो फौरन से जो है वो आप सी सेक्शन की तरफ आ केसेस भी जाए। बहुत सारे खराब कर देते हैं। एग्जैक्टली, जस्ट टू मेक मनी। यस, ऑब्वियसली। ये सारे मसले तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एक और मसला है जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा है, और वो ये है कि छोटे छोटे इलाकों में जो एक एक रूम के इन्होंने क्लिनिक खोल के बैठे हुए होते हैं ये लोग, उनको खुद को कुछ नहीं आता, वो खुद डॉक्टर भी नहीं होते, कुछ सीखे हुए होते हैं या फिर कहीं वो जॉब कर रहे होते हैं, कंपाउंडर्स, जी बिल्कुल, नर्स हो गए, और ये सब जो होते हैं इनको खुद को कुछ नहीं आता, ये सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में। अब जाहिर है गरीब जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता कि आगे बंदा बैठा हुआ जो है वो ठीक है या नहीं है। उसने डी फार्म किया हुआ होता है, वो MBBS की जाली डिग्री लगाई हुई होती है। जी बिल्कुल, और ऐसे कितने केसेस सामने आए हैं कि ऐसे जाली डॉक्टर्स को पकड़ा गया है। ट्रू ट्रू। मैं एक चीज बताऊं, सीरियसली बहुत अफसोस की बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तक इंकशाफ हुआ है कि जो आप क्लिनिक देखें ना किसी जगह पर, किसी कच्ची आबादी वाली जगह पर अगर होती है, तो क्या होता है कि डॉक्टर ऐसी मेडिसिन देते हैं, ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं कि मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाए, ताकि उनका एक जो ये धंधा है वो चलता रहे। अब आपको मैं मेडिसिन दे रही हूँ, आपको ठीक होना है,
लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मेरे पास आते रहे, या आपको जो तकलीफ है वो थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1-2 दिन के लिए आपकी तकलीफ Temporary बैठ खत्म हो जाए, जाए। यस, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं करूंगी मैं आपका। एग्जैक्टली इसीलिए तो कहा जाता है कि प्लीज अच्छे डॉक्टर को किसी को दिखाएं। एग्जैक्टली अच्छे डॉक्टर तो पैसे ज्यादा चार्ज इसीलिए करते तो हैं। गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज अपनी फीसेस जो हैं वो कम कर लें। देखिए एक सिंपल सी बात है, एक बंदा 5 साल की ट्रेनिंग लेके आता है, ठीक है, उसका भी हक है। एंड पूरी दुनिया में डॉक्टर्स आर वेरी रिच इन आवर कंट्री। अगर वो कमा रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लेकिन किसी का हक मार के, ये चलाकियां करके, ये गलत है। मैं आपको बता दूं, मेडिकल रैप जो होते हैं, जो ये डी फार्म करते हैं और ये फार्मेसी का जो उनको भी डॉक्टर कहा जा रहा है, इफ यू नो दैट, तो वो डील बना लेते हैं डॉक्टर से कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरी मेडिसिन है, हमारी कंपनी की मेडिसिन है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 2.5 रुपए वाली मेडिसिन में भी हैं, लेकिन आप 200 रुपए की बेचेंगे। जो मेडिसिन आपको 20 रुपए की मिलती है किसी और कंपनी की, ये डील बना लेते हैं डॉक्टर से कि आप मेरी 200 वाली मेडिसिन बेचेंगे। उस पर पर्टिकुलर कमीशन होता है। अगर कमीशन नहीं ले रहे तो गिफ्ट्स होते हैं, डॉक्टर को गिफ्ट्स देते हैं। आपको हमने टिकट दिया, आप जाएं घूम के आए, हम आपको ये चीजें दे रहे हैं, हम आपको फिल्म के टिकट्स दे रहे हैं, आप जाके देख कर आए। तो ये एक बड़ा बिजनेस है। हैविंग सेड दैट, लेकिन पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर अमेरिका चला गया, ठीक है, उसने वहां पे ट्राई किया, चीजें की कि मुझे कहीं हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए, उसको नौकरी नहीं मिली। आपने पूछा क्यों, उसका मैं जवाब दे दूं कि वो शायद उस लेवल पे नहीं उतर रहा था हॉस्पिटल्स में, या ऑलरेडी डॉक्टर्स थे, कुछ भी रीजन हो सकता है। उसने अपना क्लिनिक खोल लिया। अब क्योंकि स्मार्ट पाकिस्तानी डॉक्टर है, उसने लगा दिया कि अगर मैंने आपका इलाज किया तो मैं आपसे $50 लूंगा, और अगर मैं आपका इलाज नहीं कर पाया तो $100 लूंगा। एक इंडियन बैठा हुआ था, ठीक है, उसने बोर्ड देखा, उसने बोला ये तो बहुत आसान है, हम तो बेवकूफ बनाएंगे पाकिस्तानी को। तो वो गया, उसने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ना टेस्ट फील नहीं हो रहा अपना। डॉक्टर ने बोला अच्छा ठीक है, नर्स लॉकर नंबर 20 से डब्बा लेकर आए। डब्बा लाए, उसने एक उठाई ट्यूब और उसके मुंह पे 3 कतरे डाल दिए। तो जो इंडियन था उसके मुंह से ये तो पेट्रोल है। बोलता कांग्रेचुलेशंस, आपका जो टेस्ट है वापस आ गया, ला भाई मेरे $50। इंडियन को गुस्सा है, उसने बोला अच्छा मेरे तो $100 कमाने का चांस निकल गया। वो 2-3 दिन बाद वापस आया, उसने बोला डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त कमजोर होगी, मुझे याद नहीं आ रहा। पंजाबी डॉक्टर ने कहा कि नर्स लॉकर नंबर 20 से डब्बा लाए। बोलता है उसमें तो पेट्रोल है। याददाश्त आ गई उसकी वापस। याददाश्त वापस आ गई। पंजाबी डॉक्टर ने बोला ला भाई मेरे $50, ठीक है। इम्प्रेसिव। अब तीसरी बार तो उसको फिर गुस्सा आया इंडियन को, उसने बोला मैं वापस जाऊंगा, मैं $100 कमा के जाऊंगा। मान क्यों नहीं रहा, 2 बार तो हार गया, फिर भी आया। ये आदत है इनमें ना कि हारने की बार बार। तो ये वापस आया, इसने कहा कि अब मैं क्या इसको बताऊं। डॉक्टर साहब ने पूछा आपको क्या बीमारी है, तो एक्टिंग करने लग गया इंडियन पेशेंट। उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे नजर नहीं आ रहा। उसने बोला यार इसका इलाज तो नहीं है मेरे पास। उसने $20 निकाले, उसके हाथ में रखे, बोला ये लो $100 मेरे पास नहीं है। उसने बोला ये तो $20 है, 100 की बात हुई थी। बोलता ला भाई $50। वाह भाई बेहतरीन चीज है। लेकिन कराची वालों आपके लिए नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क के लिए जो है वो अब सेहत कार्ड खुल चुका है, जिसके अंदर जो है वो आपको भारी भरकम फीसेस नहीं देनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आज तक हम सब ने ये सुना है कि म्यूज़िक जो है हमारी ज़िंदगी में बड़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। Yes. और म्यूज़िक अपने अंदर एक इटसेल्फ एक बड़ी ताकतवर टूल है। और म्यूज़िक हम सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा म्यूजिक है। ना कहें अनम, रूह की ग़िज़ा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सना, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी हर उस दर्द की दवा है, मर्ज की दवा है, दर्द की दवा है, जो मर्जी आप समझे। क्या दिमाग पाया आपने पोएट्री सना टाइम साहब शुरू ने। होता है। तो म्यूजिक अपने अंदर एक ऐसी ताकत रखता है जिससे हम अपनी, मैं आज आपको बताऊंगी एक बड़े मजे की चीज कि म्यूजिक से अब आप अपनी बोन्स को रीग्रो कर सकते हैं। सीरियसली? यस। सुन रहे हो, लेट हो गए। तो रिसर्चर्स की टीम ने एक ऐसा नया इलाज, एक बड़ा नया पोटेंशियल ट्रीटमेंट डिस्कवर कर लिया है, जिससे कि वो कुछ साउंड वेव्स, कुछ म्यूज़िक फ्रिक्वेंसी को जनरेट करेंगे और उसके थ्रू हमारी जो जिस्म में जहाँ भी हड्डियों के सेल्स हैं, बहुत एफिशिएंटली और बहुत कम टाइम में स्पीडी और क्विकली रिकवरी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। बड़ी दिलचस्प और बड़ी हैरत अंगेज चीज़ भी है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है इसका। आपकी जो बोन मैरो होती है जिस्म के अंदर, आपकी बोन मैरो को सबसे पहले तो एक ब्लास्ट करके धमाके से उड़ा देंगे। ठीक है। आपके बोन मैरो के अंदर जो खलियात होंगे, मतलब जो सेल्स होंगे, पहले उसको ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। फिर जो आपके ये जो मैं साउंड वेव्स की बात कर रही हूँ,
ये जो ट्रीटमेंट इन्होंने डिस्कवर की ये बेसिकली एक नॉइज ट्रीटमेंट है ओके और इसको रिप्लेस किया जाएगा उस ट्रीटमेंट से जो कि बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता था। बोन मैरो को अल्लाह माफ करे, Yes, yes, अल्लाह बहुत- माफ करे। अगर बहुत आपने मुश्किल कभी है। इसके बारे में सुना है किसी पेशेंट को तो बहुत तकलीफ दे अमल है ये। तो उन्होंने साइंटिस्ट ने #RMIT यूनिवर्सिटी जो कि मेलबोर्न में पाई जाती है वहाँ पे रिसर्चर्स की टीम ने ये नॉइज प्रोसीजर डेवलपमेंट को डिस्कवर किया है। होगा ये कि आपकी बोन मैरो को सेल्स को पहले तो ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाएगा, उसके बाद जो आपके मैरो के सेल्स होंगे, मैरो के जो खलियात होंगे वो बहुत ही जल्दी और बहुत आसान तरीके से मैरो के सेल्स बोन में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। Okay. मैरो के खलियात जी बोन के खलियात बनना शुरू हो जाएंगे। मैकेनिज्म समझाती हूँ कैसे। लेट मी मेक इट मोर ईजियर सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि मेरी बोन मैरो के सेल्स को पहले तो उन्होंने वो जो साउंड वेव से धमाके से उड़ा दिया। अब जो मेरे मैरो के खलियात हैं वो हड्डियों के खलियात में मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे विद नो टाइम। मतलब बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी वक्त के, बगैर किसी किसी ऑपरेशन के। ट्रीटमेंट एंड ऑपरेशन के। एक बात समझें, एक खाली चीज़ है, एक Yes. चीज़ है जो मैंने खाली कर दी है, अब उसमें सेल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो गए हैं। अब वो सेल्स जो मैरो के थे वो पहले जब वो शुरू से पैदा होंगे तो पहले क्या बनेंगे, हड्डी के सेल बनेंगे, फिर वो मैरो के सेल में तब्दील होते हैं। तो अब हमारी पूरे जिस्म में कहीं पे भी अगर हड्डियों के सेल्स को ग्रो होना है, यहाँ से निकालेंगे जो मैरो के सेल तब्दील हुए हैं उसमें हड्डी में, उन हड्डियों के सेल्स को, क्योंकि मैंने टॉपिक के शुरू में कहा था वी कैन रीग्रो द बोन्स। यस पूरे जिस्म में जहाँ भी हमें हड्डियों के सेल्स को लगाने की, स्टेम सेल्स को लगाने की ज़रूरत है, वो हम वहाँ से उठा के वहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे, इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी जी It will go naturally or a surgeon will operate on that person. वो जो मेरी बोन मैरो में सेल्स को पहले तो बिल्कुल ख़त्म कर दिएगा ब्लास्ट के ज़रिए, फिर उसके बाद नए जो सेल्स जनरेट हो रहे हैं म्यूजिक वहाँ- के जरिए जो म्यूजिक जनरेट के हुए जरिए हैं, सारा उसके process बाद हो रहा वो है। वहां से निकालें और फिर जहां पर वो चीज जो है वो इम्प्लांट की खराब जा रही थी है वो इंजेक्ट कर वहाँ दिया। ऑपरेट होगा। ओके इस पूरे प्रोसेस में जो सेल्स का जनरेशन में, सेल्स का ग्रोथ में कहीं भी कोई भी पेनफुल प्रोसीजर, ऑपरेशन, सर्जरी कुछ नहीं है। इम्प्लांट के वक्त आप निकाल के लगा सकते हैं किसी Very भी। तो ये ग्रोथ जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो बोन्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि ओल्ड एज लोग हैं, वो तब ओल्ड हो गए हैं तो उनकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती है। उन बोन्स को यंग किया जाएगा, या फॉर एग्जांपल किसी का हार्ट टूटा है तो हड्डी भी जुड़ सकती है? नहीं नहीं, सब हो सकता है यूनस। देखिए हाँ। जी जी सब हो सकता है, क्योंकि बेसिकली जब आपकी हड्डी क्रैक हो जाती है, मान लें कमज़ोर हो जाती है, तो हम कहीं से जो सेल्स होते हैं ना वो हम किसी के लेके लगा नहीं सकते हैं। हम Exactly. अपने जिस्म में, क्योंकि हमारा जिस्म हमारे मैकेनिज्म को बेहतर समझता है, बेहतर Yes. फ्लरिश कर सकता है। तो मैं अपने ही जिस्म में, अगर मेरी कहीं अभी फॉर एग्जांपल आपका हाथ इंजर्ड हुआ है, चले मान लेते हैं, और आपको यहाँ पे खुदा न खास्ता आपकी कोई हड्डी बड़ा सिवियर फ्रैक्चर हो गया है और आपको चाहिए यहाँ पे स्पीडी रिकवरी, और आपको नहीं पता कि आपके सेल्स वो कैसे जनरेट होंगे, इधर यू विल गो फॉर अ सर्जरी या ऑपरेशन। तो ये बोन मैरो वाला जो प्रोसीजर है ये अभी उन्होंने इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है Okay. मेलबोर्न की यूनिवर्सिटी में। अब इसके बाद, अच्छा इसके बाद आपको किसी अद्वियात की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी ड्रग्स पे आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये वन टाइम प्रोसीजर है। दिस इज़ Alright. वेरी क्विक, वेरी एफिशिएंट एंड सुपर इफेक्टिव। और ये कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा? मान लें आपकी इंजरी हुई है किसी सिवियर जहाँ पे उसको हील होने के लिए 1 से 2 महीने फॉर एग्जांपल टाइम लग जाएगा। लेकिन अब आपका जो बोन मैरो वाला सारा प्रोसेस है उसमें तो कोई वक्त नहीं लग रहा है, लेकिन अब आपकी इंजरी के डेप्थ पे कि आपको Severe उसने कितनी कितना है? ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब जो मैंने इम्प्लांट कर दिए वो बहुत जल्दी रिकवर कर देगा। लाइक मान लें आप विद इन अ वीक, ठीक है, 3 to 4 डेज, जैसे 3 to 4 to 5 वर्किंग डेज होता है, कुरियर हमारा आता है इतने ही वक्त में। लेकिन अगर आप उसी को, अगर देखें दुनिया में इससे पहले इस तरह का कोई प्रोसीजर जी, नहीं जी, पाया जाता exactly. था। तो आपको हड्डी के फ्रैक्चर के लिए, हड्डी का जो फ्रैक्चर या हड्डी के कोई, देखें आपने बड़ी अच्छी बात की बूढ़ों वाली जो आपने की है, घुटनों के जोड़ भी होते हैं और भी 10 तरह के मसले, लेकिन ये जोड़ के लिए नहीं है। ये कोई ऐसे मसले में इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे आपकी हड्डी बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। भुरभुरी हो जाना, जी। विटामिन की कमी हाँ। की वजह से ज्यादातर लोगों की जो हड्डियां होती हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, बिल्कुल powder की क्योंकि तरह। सना एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। एजिंग के लिए इसको फिलहाल यूज करने के लिए नहीं रिकमेंडेशन किया गया है। जिनकी Yes. हड्डियां बिल्कुल खत्म हो कमजोर है, जाती हैं हाँ। कि अगर मेरी गर्दन मुड़ नहीं रही, मेरी हड्डी खुदा न खास्ता बहुत बड़े मैं उससे अल्लाह गुजरी ना हूँ एक्सीडेंट से और मेरी अब हाँ। नहीं कोई हड्डी काम करी, तो मैं वहाँ पे उनको बोलूंगी कि आप मेरा बोन मैरो को ब्लास्ट करके वहाँ से सेल्स को जनरेट करके यहाँ लगा दें, But तो how आई कैन one फिक्स can इट। how one can survive? क्योंकि बोन मैरो as far as I know ये रीग्रो करता रहता है। If I maybe I'm wrong, but के is it safe blast the bone marrow?
दिस इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली सेफ 101%, क्योंकि डॉक्टर्स ने इसके बारे में पूरी रिसर्च की है और उनकी टीम है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स का पूरा रिसर्च का टीम है, लैब है, ग्रुप है, और उसमें उन्होंने पहले इस चीज़ को देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसे बैठ के हम बात तो नहीं कर सकते, ना ही हम अपनी आवाम को गुमराह कर सकते हैं, ना मिसगाइड कर सकते हैं कोई गलत चीज़ बता के। तो जो मेरी सोर्स है वो तो मैं मेंशन नहीं कर सकती, बट दे हैव रिटन दिस इन देयर आर्टिकल, उनकी न्यूज़ में। मैंने बहुत अच्छे से इस पर रिसर्च किया, तभी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने एक इंसान पे किया है और वो सक्सेसफुल हो गया है। तो दिस इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल। मेरा एक सवाल है, आई जस्ट वांट टू से कि आपने अपनी सोर्स तो नहीं बताई, मैं अपनी सोर्स बताऊंगा। जी बताएं। प्रोड्यूसर साहब। अच्छा मेरा अनम, ये अगर चीज हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, और होने जा रही है तो भी अच्छी बात है। जैसे कि हमारे पास जो हमारे को एंकर हैं यूनिस, उनके फ्रैक्चर हुआ हुआ है, आई मीन इंजर्ड हुए में, तो मतलब उनके लिए काफी अच्छा ये प्रोसेस रहेगा। मैं इस छोटी सी इंजरी के लिए अपना बोन मैरो ब्लास्ट करवाने का मुझे कोई शौक नहीं है, ये मैंने हील हो सिर्फ गया है। मिसाल दी थी यूनिस, जी सिर्फ मिसाल दी थी। अच्छा, यूनस का ऐसा कोई सीरियस वो नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग सीरियसली आपके लिए बड़े परेशान होते हैं, हमारी जितनी भी आवाम देख रही है वो बड़े परेशान है। लेकिन ये एक हफ्ते में वैसे ही ठीक हो जाने। अच्छा, मैं आपके बैक टू द टॉपिक आती हूँ कि आपने कहा कि म्यूजिक के जरिए, देखिए म्यूजिक के जरिए माइग्रेन तक का तो मैंने सुना था कि साउंड वेव के जरिए जो है वो 1 घंटे का ऑलमोस्ट सेशन जो है वो होता है। उसमें आप जब सुन रहे होते, वो म्यूजिक सुन रहे होते, वो साउंड वेव सुन रहे होते, तो आपका जो माइंड होता है वो उस फेज में चला जाता है जहां आप कुछ सोच नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद जो आपका एक दर्द है वो भी खत्म होने लगता है, समझ रहे हैं आप। अब ये बोन मैरो का किस तरह से, आपने कहा बोन का जो स्पेसिफिक जो खलियात है, जो सेल है, देखें ब्लास्ट का आपने कहा ना कि मैरो का नहीं करते, उसका करते हैं। सना, आप बोन मैरो ब्लास्ट होगी, जो मैरो के सेल्स बनना शुरू होंगे। मैरो पहले बोन प्रोड्यूस होता है, फिर वो मैरो में तब्दील होता है, ठीक है। तो वो बोन का सेल पैदा होना शुरू होगा, वो मैं जिस्म में कहीं भी जहां, लेकिन ब्लास्ट वो पूरे को करेंगे, पूरे बोन मैरो को करेंगे। हाँ। अच्छा, मुझे बस ये पूछना है कि बड़ी वो बात है। ग्रेनेड से करेंगे, टाइम बॉम्ब से करेंगे, बट हिप्नोटाइज करके बहुत सारे लोग क्योर हो जाते हैं। जस्ट क्विकली से कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई टांग इंजर्ड हुई है, अल्लाह ना करे, और मैं वॉक करते मुझे इशू हो रहा है, इट हील्ड, बट मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो हिप्नोटाइज करके आपकी टांग ठीक हो सकती है। हिप्नोटाइज करके आपकी बहुत सारी जो आपकी विल पावर है ना, विल पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी वापस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट यूनस, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और यहाँ पे भी ऐसा होता है, लोग जो है सदर में आप देख लें या और भी दीगर ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ में, लोग छोटे नहीं बड़े एरियाज़ में भी हिप्नोटाइजेशन एरिया जगह नहीं देखती है, बस अपना शिकार पकड़ती है और सीधा अटैक करती है। तो ऐसे स्कैम से बच के रहें, नजरें ना मिलाएं, लेकिन दिल तो मिला सकते हैं। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपके इसके बारे में क्या रिएक्शंस और आपको क्या लगता है। और आई जस्ट होप कि ये प्रैक्टिकली इस्तेमाल में आ जाए, जितना जल्दी हो सके वाइडली स्प्रेड हो जाए दुनिया में, और जितने भी लोग हड्डियों की बीमारी की वजह से सफ़र करें उनकी ज़िंदगी में आसानी और सहूलत पैदा हो सके। आमीन। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ और फन फैक्ट्स बाकी हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो अभी का सेगमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और हम सब जो है वो वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो यूनिस ने नाम दिया है इस सेगमेंट का, उसका नाम है दस्ती फैक्ट्स। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? जिसको आना दस्ती आए। प्लीज यूनिस। जी प्लीज, लेडीज फर्स्ट। बड़ा मजे का यूनिस, मैं आपको पता नहीं क्यों देख रही हूँ, लेकिन ये मर्दों से रिलेटेड है। ओके। नहीं तो इसमें क्या आ गया, आप किसको देख रही हैं? लेकिन जब मैं बोलूंगी तो शायद आपको अच्छा ना लगे। I don't mind. श्योर, Bring it on. Okay. Round 1, fight. ठीक है, सुनिएगा। Tobacco companies spent, that's why I was looking at you. Okay. Tobacco companies spend the most money on advertising during the month of January. Why? Because when more people will be attempting to quit smoking as the New Year resolutions. समझे आप? मतलब सबसे ज्यादा टोबैको की जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं वो सबसे ज्यादा एड चलाती हैं जनवरी के आसपास। क्यों? क्योंकि तब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आ रहे होते हैं और लोग सोचते हैं अगले साल से मैं स्मोकिंग क्विट कर दूंगा या कर दूंगी, और तभी सबसे ज्यादा बड़े फैसिनेटिंग ब्रांडिंग उनकी होती है। क्यों? ताकि लोग जो है कभी भी कामयाब ना हो सके। मेजॉरिटी कंट्रीज में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में बैन है एडवर्टाइजमेंट व्हेन इट कम्स टू टोबैको। प्लीज पास द टोबैको। पासिंग द टोबैको टू यू। ऑलराइट, ये आप तस्वीर देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। ये जो आप डॉगी नुमा बिल्ली देख रहे हैं, इट्स अ कैनेडियन मार्बल फॉक्स। दिखता तो ये हस्की जैसा है, लेकिन हरकतें इसकी बिल्ली जैसी हैं।
है। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा काका सा। So cute. I'm passing the kaka to Maria. थैंक यू यूनस। मेरे पास जो फैक्ट है वो कुछ सिगरेट को लेकर है ओह जी। है तो पिलाएं? मैं पीती नहीं वरना जरूर पिलाती। खैर ये जो है आपको पता है वैसे तो अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको नुकसान बिल्कुल होता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता है। अगर आप उसका तंबाकू इंजेक्ट करते हैं अपने ब्लड में डायरेक्ट तो इंसान उसी वक्त मर सकता है। Yes, yes, and please don't inject tobacco और आप स्मोक भी ना करें। It's very harmful, it's very Yes. dangerous from a human being. आप खुद भी Exactly. कर रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं, साथ दूसरों वालों को को भी भी मार मार रहे हैं रहे by हैं। passive smoking से। Yes. Please pass the cigarette. अर्शिया थैंक यू। अच्छा ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वाकई में हकीकत बात है। एल्यूमिनियम फॉइल अगर आप यूज करेंगे तो इससे आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। Exactly, आपने राउटर के आसपास लगा लिया वो फॉइल और वो ये फेंकेगा। exactly, क्योंकि मैंने कोशिश की, ऐसे ही चला नहीं है ऐसे। थोड़ी सी उसके डिस्टेंस कम हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा वो आपने बता दिया, वरना मैं करने वरना वाली मैं थी। भी करने लगी थी। हाँ, ये आप अपने तो मोहल्ले ये में fact करती, ज़ाया हो गया? पैसे नहीं, फैक्ट तो है, फैक्ट है, उसकी Yeah, बढ़ाता है exactly. थोड़ा डिस्टेंस। प्लीज पास द बॉल। प्लीज सना। थैंक यू उर्शिया। अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है वो है जी कदीम जमाने का। कदीम जमाने की बात कर रही हूँ मैं। वो ये कर रही हूँ कि आपको पता है घर में बैठकर अभी हम इतने आसानी से पाइनएप्पल खा रहे होते हैं, किसी जमाने में जी। पाइनएप्पल जो है वो अमीरी की निशानी हुआ करता था। बाकायदा से लोग जो है वो पाइनएप्पल को जो है वो रेंट पर लेते थे और पार्टीज में लेकर जाते थे Show off करना है। ताकि Oh, मैं okay. सबसे ज्यादा अमीर लगूं। सेम गो विद द कलर पर्पल। ये हाँ। रॉयल्स का कलर था। यस प्लीज पास द बॉल। टू अनम। थैंक यू सना जी। मेरे पास जो है फैक्ट दैट इज रिलेटेड टू द वुड्स। सो द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड in the world is African black wood, which is extremely rare. The price of this wood is 7 lakh per kilogram and it takes about 50 years for this tree to get ready. मतलब कि ये जो है बहुत ही रेयर है, बहुत ही नायाब है और ये तकरीबन 50 साल लेती है ग्रो होने में और ये पर किलोग्राम 7 लाख। वाह 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 वाह। प्लीज पास द बॉल। पासिंग द वुड टू मारिया। थैंक यू अनम। मेरे पास एक और फैक्ट है, वो ये है कि क्या आपको पता है टाइगर तो वैसे ही बहुत ताकतवर होता है, यस लेकिन उसकी जो टांगे हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि अगर उसकी टांगे जख्मी भी हो जाती हैं तब भी वो खड़ा रहता है। इवन अगर वो मर भी जाता है तब भी वो अपने पैरों पर खड़ा रहता है। बड़ा खुददार टाइगर है। Yes. ठीक है, अपने पाँव पे खड़ा हो लेकिन फायदा नहीं हुआ, मर गया ना। राइट। प्लीज पास द बॉल। टू यू। ऑलराइट, आप ये तस्वीर देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे। मैं आपको बता रहा हूँ किंग सोलोमन वो सो अमीर, इतने अमीर आपकी सोच है कि अगर एक एवरेज अमेरिकन $1 खर्च करता है तो अगर कंपैरिजन निकालें तो किंग सोलोमन उस टाइम $10.5 मिलियन खर्च कर रहे थे, इतने अमीर थे। आई एम पासिंग द मनी टू सना। थैंक यू सो मच यूनस। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर लोगों को आदत होती है कि वो अपना बेड बहुत ज़्यादा साफ करते रहते हैं, देखिए ना। और अगर साफ करते हो ओसीडी वो तो मुझे पता है जी। लेकिन अगर साफ भी कर लेना, कितना ही आप साफ करें लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी डस्ट आपको दिखती है अब आपके बेड पर। ऐसा ही है, बिल्कुल दिखती ऐसा ही है। वो हकीकत में डस्ट नहीं होती है, बाकायदा से वो जो होती है वो आपकी बॉडी की जो ये डेड स्किन है वो होती है। ओ माय गॉड, इसका मतलब इंसान भी सांप है, वो भी स्किन छड़क रहा है। हाँ वैसे ये हकीकत मुझे है। तो लगता था डैंड्रफ है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो डैंड्रफ ही थी। प्लीज पास द डैंड्रफ। टूर्शिया। थैंक यू। अच्छा आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये वाकई में फ़ायदेमंद है। यानी कि कोकोनट अगर आप यूज़ करते हैं, उसका पानी अगर पीते हैं तो आपकी एक्नी ख़त्म हो जाती है, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, हेयर फॉल ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपको प्रॉपरली आपको फ़ायदे मिल सकते हैं अगर आप कोकोनट का पानी पिएं तो। और ये फायदेमंद तब है उर्शिया जब आप डायरेक्ट कोकोनट से पीते हैं। या एग्जैक्टली। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि घर में ले जाएं, पता नहीं, आई डोंट नो, बस इसका एक होता है फार्मूला के। कोकोनट ही फायदेमंद होता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली। और ये बहुत फायदेमंद है, आप किसी को मार भी सकते हैं। बिल्कुल किसी को टारगेट बनाना हो तो बस घुमा के मार देखें, दो। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, यस। सस्ती रीडर का टाइम शुरू होता है। हम लोगों ने आपसे रिडल पूछी थी कि ऐसी क्या चीज है इंसान में जो आपको धूप में भी रख सकती है और छांव में भी रख सकती है, और उसका आंसर यह है कि आपकी जबान। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो कान पकड़ के धूप में खड़े कर देंगे, और अगर आप तमीज से बात करेंगे तो कहेंगे आइए प्लीज ड्राइंग रूम में बैठे, छांव में बैठिए, चाय वाय पिलाएंगे, कॉफी चाय वाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, क्योंकि इखलाक बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly. इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू स्पीक, इट्स अबाउट हाउ यू स्पीक इट। एग्जैक्टली। ऑलराइट, अब आप लोगों से मैं पूछने लगा हूं रिडल। यप। ऐसी क्या चीज है जिसकी टांगे नहीं है, ओके। कांट वॉक ओके। बट कैन रन? वक्त। दिमाग।
इन्होंने सारा कह खामोशी? दिया, मैं क्या कहूँ। जी। या सब कुछ हो गया। रिवर ऑलवेज रन, रिवर चलता नहीं है, दिमाग river भी दौड़ता वैसे, है। घड़ी भी वैसे कह सकते हैं, गलत Yeah. नहीं कह सकते क्या? हमारे। कि चल रही दिमाग है। और घड़ी Yeah. दोनों चलती हैं, पाँव तो होते नहीं हैं उनके पास। हमने तो नहीं देखा चलते हुए दिमाग। क्यों नहीं? ओह, आपका नहीं चलता ना, इसलिए आपने देखा भी नहीं। जस्ट किडिंग। अवाम के लिए रिडल, यप। ऐसा क्या है जो आपका है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते, बाकी अवाम इस्तेमाल करती है, लोग इस्तेमाल करते हैं। इस रिडल का जवाब दे सकते हैं आप इस कांटेक्ट नंबर पे, और जो प्रीवियस सवाल था उसके जो विनर है वो है अली साहब। इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें, अपना प्राइज लीजिए। इसका आंसर हम देंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टाइम खत्म होता है सस्ती रिडल का, टाइम शुरू होता है पोएट्री का। अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट जी उर्शिया हुसैन। थैंक यू यूनस। मेरे पास भी कुछ अच्छे से अशार हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो Please. प्लीज मुलाइजा फरमाइएगा। इरशाद। अरशद, सॉरी वो डायरेक्टर का नाम ले लिया, इरशाद। प्यार का जब भी फैसला करना, प्यार का जब भी फैसला करना, पहले दिल से भी मशवरा करना। वाह। दिल में रखना छुपा के उल्फत को, दिल में रखना छुपा के उल्फत को, याद आऊं तो बस दुआ करना। वाह। चाहे बरसों जुदा रहे दोनों, चाहे बरसों जुदा रहे दोनों, दिल से उल्फत को मत जुदा करना। वाह। मैंने माना कि प्यार करते हो, वाह। मैंने माना कि प्यार करते हो, फिर भी इजहार बरमला करना। वाह। बहुत वाह। खूब। सारी दुनिया को छोड़कर नासिर, उसी जालिम से तुम वफा करना। वाह। क्या वाह। कहने, बहुत वाह खूब। वाह, आला छा गए लड़की। महफिल लूट जबरदस्त। लिया आपने। पहली दफा मोहब्बत वाली जो है वो मैंने नज्म की है, शायद आप लोगों को बहुत अच्छी बहुत लगे। अच्छी। सो हमारे लेकिन जज्बात आना शुरू हो गए, ये क्या आखिर तब्दीली नहीं, आई है? जज्बात नहीं है, वैसे ही मैं लव उनका स्टोरीज दिल नहीं। लव स्टोरीज पे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस भी आना थोड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आप लव स्टोरीज वाली कुछ नज्म कर। एग्जैक्टली। सो हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है। दीजिए हम सबको इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।